मित्रों नमस्कार। आज के इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़े थे और उसी चैप्टर में आज हम नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं, जिसका नाम है सूक्ष्म बीजाणु जनन। सूक्ष्म बीजाणु जनन को अंग्रेजी में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सूक्ष्म बीजाणु जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है और इसके सापेक्ष दीर्घ बीजाणु जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है। तो आज के हम इस वीडियो में सूक्ष्म बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, सूक्ष्म बीजाणु जनन माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, सूक्ष्म बीजाणु जनन। सूक्ष्म बीजाणु जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो हम बता दें कि सूक्ष्म बीजाणु जनन की प्रक्रिया परागकोश में लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु मातृ कोशिका में सूक्ष्म बीजाणुओं के बनने तथा उसके परिपक्व होने की प्रक्रिया वह सूक्ष्म बीजाणु जनन कहलाती है। सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप सूक्ष्म बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया सूक्ष्म बीजाणु जनन कहलाएगी। तो यह प्रक्रिया पुष्पी पौधों में नर युग्मक के विकसित होने की प्रक्रिया है, जिसमें सूक्ष्म बीजाणु जनन के माध्यम से सूक्ष्म बीजाणुओं का निर्माण होगा। इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर। The formation of microspore from the microspore mother cell in the process of meiotic division. This process is known as microsporogenesis. तो सूक्ष्म बीजाणुओं के निर्माण, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप सूक्ष्म बीजाणुओं के निर्माण तथा उनके परिपक्व होने की प्रक्रिया सूक्ष्म बीजाणु जनन कहलाएगी। इसके सापेक्ष दीर्घ बीजाणु जनन या इसी को बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन, दीर्घ या गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। यह प्रक्रिया गुरु बीजाणुधानी या बीजांड के अंदर होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें गुरु बीजाणुओं के बनने तथा परिपक्व होने की प्रक्रिया होती है। तो पहले हम सूक्ष्म बीजाणु जनन के बारे में बात करेंगे, इसके बाद गुरु बीजाणु जनन के बारे में बात करेंगे। तो आइए थोड़ा सा हम परागकोश के बारे में बात करें। तो परागकोश में हम बात करेंगे ये परागकोश की अनुप्रस्थ काट है, अनुप्रस्थ काट। तो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वह एपिडर्मिस कहलाएगी। उसके नीचे की जो लेयर है जिसको कहा जाता है इंडोथीसियम, और ये बीच की जो लेयर होगी वह कहलाएगी, बीच की लेयर जो कहलाएगी वह मिडिल लेयर कहलाएगी। इसके बाद जो है ये टैपिटम की लेयर है, टैपिटम, और इसके अंदर जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसको MMC कहा जाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये बीजाणु मातृ कोशिका, इस सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिका के अंदर जो है
सूक्ष्म बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया होती है, तो इस सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका द्वारा सूक्ष्म बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया ही जो है सूक्ष्म बीजाणु जनन कहलाएगी। तो बच्चों, परागकोश के अनुप्रस्थ काट का जब हम अध्ययन करेंगे तो उसमें परागकोश की के जो है दो पालियों में चार जो है ये परागकोश या चार जो है ये जो है परागकोशी कहेंगे, चार परागकोश आपको दिखाई देंगे। इसमें बाहर की लेयर एपिडर्मिस, फिर इंडोडर्मिस मिडिल लेयर है, टैपिटम है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया सूक्ष्म बीजाणु जनन कहलाती है। आइए हम बच्चों आगे बात करते हैं कि दीर्घ बीजाणु जनन की प्रक्रिया क्या होती है। उसको बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। उसको बोला जाएगा गुरु बीजाणु जनन या इसे कहते हैं दीर्घ बीजाणु जनन या गुरु बीजाणु जनन। तो बीजांड या गुरु बीजाणुधानी में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप गुरु बीजाणुओं के बनने तथा उनके परिपक्व होने की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाएगी, मेगा स्पोरोजेनेसिस। यह जो प्रक्रिया होगी यह पुष्पी पौधों के मादा जननांग को विकसित होने की प्रक्रिया है। जो यह प्रक्रिया होगी वह बीजांड या गुरु बीजाणुधानी के अंदर होगी, जो कि अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा। इनको मेगा स्पोर के नाम से जाना जाता है। मेगा स्पोर यह मादा युग्मक है, सूक्ष्म इकाई है, मादा जननांग की सूक्ष्म इकाई मेगा स्पोर। और इस प्रकार नर जनन इकाई है, उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर यह नर युग्मक का कार्य करता है और यह मादा युग्मक का कार्य करता है। तो माइक्रोस्पोर का जो निर्माण होगा वह मेगा स्पोर का जो निर्माण होगा वह मेगा स्पोर मदर सेल से होगा, और वो भी मियोसिस प्रोसेस के जो है इंक्लूड्स होगा। जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तब मेगा स्पोर का निर्माण होगा। तो इस प्रकार यह प्रक्रिया जो है गुरु बीजाणु जनन की और लघु बीजाणु जनन की, यह दोनों जो है लैंगिक जनन के फलस्वरूप होगी। इस प्रक्रिया में नर और मादा दोनों युग्मकों का निर्माण होगा। युग्मकों के निर्माण होने के बाद जो है निषेचन की क्रिया होगी। निषेचन के बाद जो है भ्रूण बनेगा, और भ्रूण में निषेचन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद भ्रूण बनेगा, भ्रूण के बाद नए पादप शरीर या नए जीव शरीर का निर्माण होगा। तो बच्चों, आइए हम आगे बात करते हैं कि बीजांड ओव्यूल बीजांड यह मादा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। मादा के शरीर में या मादा जननांग में पाया जाने वाला यह अंग बीजांड। इस बीजांड में अगर देखा जाए तो यह कई प्रकार का होगा। आर्थ्रोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमिट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, सार्सिनोट्रोपस। जो बीजांड होंगे ये बीजांड आवृतबीजी पौधों में कई प्रकार के होते हैं। बीजांड का निर्माण कहाँ होता है? यह बीजांड का निर्माण जो है मादा
युग्मकोद्भिद में इसका निर्माण होगा। और जो ओव्यूल है यह कई प्रकार का होगा, आर्थोट्रापस है, एनाट्रापस है, हेमीट्रापस है, कंपाइलोट्रापस है और एम्फीट्रापस है। एम्फीट्रापस के बाद सार्सिनोट्रापस है। बच्चों ये जो बीजांड है इसमें चैलेजा इंड, माइक्रोपाइल इंड, इनके आधार पर बीजांड की जो है इन विभिन्न प्रकार के बीजांड के अंगों के आधार पर जो बीजांड होंगे वह कई प्रकार के होंगे। सबसे पहला है आर्थोट्रापस। तो आर्थोट्रापस जो बीजांड होता है जिसमें माइक्रोपाइलर इंड और चैलेजा इंड दोनों एक दूसरे के ठीक अपोजिट होते हैं, जो है इस यह जो पाया जाएगा वह पॉलीगोनम में पाया जाएगा। पॉलीगोनम यह पाया जाएगा। का पॉलीगोनम में ये चना, सेम, मटर में पाया जाएगा और यह पाया जाएगा रैननकुलस में, और यह पाया जाएगा कैम्पाइलोट्रापस जो है वह चीनोपोडिएसी कुल के पौधों में पाया जाता है। चीनोपोडिएसी कुल के पौधों में पाया जाएगा। एम्फीट्रापस है यह पाया जाएगा साइट्रेसी या सिट्रेसी कुल के पौधों में। सिट्रेसी कुल के पौधों में यह पाया जाएगा। नींबू है, संतरा है, चकोतरा, इस प्रकार के जो पौधे होंगे उनमें इस प्रकार का बीजांड होगा। सार्सिनोट्रापस जो होगा यह जो है कैक्टेसी या अपुंसिया, जिसको नागफनी कहा जाता है, इन कैक्टेसी या अपुंसिया कैक्टेसी कुल के पौधों में सार्सिनोट्रापस टाइप का ओव्यूल होगा। तो बच्चों इस प्रकार का ओव्यूल ये हालांकि बोर्ड के एग्जाम में इस बार सिलेबस में करंट नहीं रखा गया है, लेकिन फिर भी यह जानकारी के लिए आपको बताया गया है कि ओव्यूल ये 6 प्रकार के होते हैं। इन 6 प्रकार के ओव्यूल्स में जो है बीजांड द्वार और निभाग की स्थिति के आधार पर ये बीजांडों को डिफरेंशिएट किया गया है। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना कैसे होती है इसको हम आइए देखते हैं। माइक्रोपाइल और न्यूसिलस चैलेजा इंड ये दोनों हैं सिनर्जिड सेल और ये है एग सेल। ये 3 जो है एंटीपोडल सेल है। इनको एग ऑपरेटस के नाम से जाना जाता है। ये एग ऑपरेटस के नाम से जाना जाता है। एग सेल्स और सिनर्जिड सेल्स
और ये एंटीपोडल प्रतिमुख कोशिकाएं हैं, ये 3 होंगी और इसके ऊपर चैलेजा एंड है और ये न्यूक्लियस यहाँ पर ये जो है लेयर जो है समस्त यहाँ पर जो लेयर दिखाई देगी वह न्यूक्लियस की है, माइक्रोपाइल एंड है। तो इस प्रकार यह एक बीजांड की संरचना है जिसमें यह बीजांड द्वार और चैलेजा एंड दोनों एक दूसरे के ठीक अपोजिट या सामने होंगे। तो इस प्रकार के जो है बीजांड को कहते हैं आर्थ्रोट्रापस टाइप का बीजांड। तो इस प्रकार यह बीजांड की संरचना है। अब बीजांड की संरचना के बाद हम बात करते हैं भ्रूण कोश या फीमेल गैमेटोफाइट, इसको बोला जाता है मादा युग्मकोद भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद। भ्रूण कोश क्या है? भ्रूण कोश बीजांड के अंदर जो है पाए जाने वाला सेल्स है जिसके बारे में हम देखते हैं इन्हें बोलते हैं एंटीपोडल सेल या प्रतिमुख कोशिका। ये है सेकेंडरी न्यूक्लियस और यह है एग सेल, ये है सिनर्जिड सेल्स, इन्हें एग ऑपरेटस के नाम से जाना जाता है। भ्रूण कोश में या मादा युग्मकोद्भिद में ये संरचनाएं पाई जाएगी। जब एक नर युग्मक इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से या द्वितीयक केंद्रक से मिलता है तो यहाँ पर जो है 3 केंद्रक, 2 केंद्रक की द्वितीयक न्यूक्लियस के और 1 केंद्रक इस नर युग्मक का मिलते हैं। तो यहाँ पर 3 केंद्रों का या जो है 3 केंद्रों का फ्यूजन होता है। इस क्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं। त्रिसंलयन, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन त्रिसंलयन की प्रक्रिया होगी। और जब दूसरा नर युग्मक जो है आकर इस अंड कोशिका से मिलता है तो इस प्रक्रिया में 1 केंद्रक ये और 1 केंद्रक ये द्विसंलयन की क्रिया होगी। द्विसंलयन की क्रिया होगी तो वास्तविक जो निषेचन होगा वह द्विसंलयन के निषेचन में होगा, क्योंकि निषेचन की क्रिया में एक नर युग्मक और दूसरा मादा युग्मक ही भाग लेते हैं। 2 केंद्रक वाले या द्वितीयक न्यूक्लियस जो है निषेचन की क्रिया में भाग नहीं लेता। इस प्रकार आवृत्त बीजी पौधों में निषेचन की क्रिया 2 बार होती है। एक बार नर युग्मक आकर द्वितीयक केंद्रक से मिलता है तो उस क्रिया को त्रिसंलयन या त्रिसमेकन भी कहते हैं। इसको त्रिसमेकन भी कहते हैं या इस क्रिया को त्रिसंलयन भी कहते हैं।
और जब दूसरा नर युग्मक आकर इस अंड कोशिका से मिलता है तो यह प्रक्रिया द्विसंलयन कहलाएगी। तो जो है इसमें द्विनिषेचन की क्रिया में एक ही दो नर युग्मक जो है अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर फ्यूजन की क्रिया करते हैं, तो त्रिसमेकन तथा द्विसंलयन की क्रिया दोनों साथ साथ होती है। तो इस प्रकार यह जो निषेचन होगा 2 बार होगा। तो आवृतबीजी पौधों में निषेचन की क्रिया जो होगी वह 2 बार होती है, इसलिए जो है दोहरा निषेचन और ट्रिपल फ्यूजन ये 3 कोशिकाओं के मिलने से इस प्रकार जो है निषेचन की क्रिया होगी। तो यह असत्य निषेचन, जब एक नर युग्मक इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलता है तो इस प्रकार का निषेचन असत्य निषेचन होगा, और जब दूसरा नर युग्मक इस अंड कोशिका से मिलेगा तो इस प्रकार का निषेचन असत्य निषेचन होगा। तो सेकेंडरी से असत्य और एग से सत्य, इस प्रकार निषेचन की क्रिया 2 बार होगी। तो आवृतबीजी पौधों में जो है दोहरा निषेचन की जो खोज किया था वो नवाशिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोहरा निषेचन की क्रिया किसमें पाई जाती है, तो दोहरा निषेचन की क्रिया जो होगी वह एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पाई जाती है, एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। तो इस प्रकार जब ये नर युग्मक इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलता है तो यह मिलने की जो प्रक्रिया होगी, यह मिलने की प्रक्रिया परागण की प्रक्रिया के बाद ही होगी। तो परागण की क्रिया होती है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम बच्चों परागण के बारे में बात करेंगे कि पॉलिनेशन कैसे होता है और किन किन मेथड से होता है। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार मित्रों।